तरह से बजट को बैलेंस किया जाए। पेंशनर्स पर टैक्स लगाने की बात हो रही है। एक और आईएमएफ प्रोग्राम के अंदर जाना पड़ेगा। पाकिस्तान उन टॉप 10 ममालिक में है दुनिया के जो कि क्लाइमेट चेंज की वजह से सबसे ज़्यादा मुतासर हुए हैं। गवर्नमेंट भी कंप्लीटली क्लूलेस है, गवर्नमेंट को भी कुछ पता नहीं है। इस सिम्स को भी ब्लॉक कर रहे हैं। रियल एस्टेट और एग्रीकल्चर दो बड़े सेक्टर्स हैं। देखें ना, ये आपके सारे प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, लॉयर्स हैं, कोई भी टैक्स नहीं देता। इदारे हैं, उन्होंने हुकूमत को ट्रक की पत्ती के पीछे लगाया हुआ है। हाँ। हुकूमत ने इस्टेब्लिशमेंट को ट्रक की पत्ती के पीछे लगाया हुआ है। इस्टेब्लिशमेंट ने कौम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। ये इस्लामिक बैंकिंग का क्या फ्यूचर है? द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ इस्लामिक फाइनेंस वो इस वक्त दुनिया के सिर्फ एक मुल्क में हो रहा है, और वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। करंट इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम है, ये बेसिकली रिफ्लेक्ट नहीं करता जो कि कुरान पाक और हमारा जो एसेंस ऑफ इस्लामिक बैंकिंग कुरान पाक से निकलता है। मेरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री अगर नहीं अपने पाँव पे खड़ी हो सकती, कम्पीट कर सकती, तो उसको होना ही नहीं चाहिए। केपी से जो अक्सर लोग हैं वो हुंडी के जरिए पैसा भेजते हैं, बैंकिंग से नहीं भेजते। जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सॉल्यूशंस फॉर पाकिस्तान की नई एपिसोड के साथ मैं और हारून ख्वाजा मौजूद हैं आपके साथ और आपके सामने। और आज भी हम पाकिस्तान की मईशत और पॉलिसी के हवाले से जो चैलेंजेस हैं अहम और जो नई डेवलपमेंट्स हैं उनके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। और प्रोग्राम के आखिर में हम जो आपके कुछ कमेंट्स और सवालात हैं उनका भी जिक्र करेंगे और आपको रिस्पॉन्ड भी करेंगे। तो वेलकम बैक हारून साहब, थैंक यू फॉर द टाइम। एंड आज का जो सबसे अहम मौजू है वो तो अब आईएमएफ की नई डील आपको पता निगोशिएट हो रही है। उसमें यही है कि किस तरह से रेवेन्यू बढ़ाया जाए और किस तरह से बजट को बैलेंस किया जाए। जो आईएमएफ का सबसे बड़ा वो होता है हदफ के खसारा कम हो बजट का। तो उसमें पेंशनर्स पर टैक्स लगाने की बात हो रही है। और यकीनन इससे आपको पता है कि मुझे नहीं पता कि किस हद तक ये हमारा खसारा कम कर देगा। वो अमाउंट आप उसका जिक्र कीजिएगा। लेकिन जाहिर बात है कि लोगों में बड़ी बेचैनी भी फैलेगी, खुसूसन जो हमारा तबका फिक्स्ड इनकम ग्रुप्स जो हैं वो उससे मजीद प्रेशर में आ सकते हैं। बहरहाल, लेट्स गेट योर व्यूज ऑन दिस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो स्टैंड बाय एग्रीमेंट था जिसका हमने बहुत जिक्र किया है, वो पिछले साल गालिबन जून जुलाई में साइन हुआ था 9 मंथ्स के लिए। जी। तो उसकी वो $3 बिलियन के करीब था। तो उसका तो बड़ा जो भी आईएमएफ ने अपने टारगेट्स दिए थे, वो केयर टेकर गवर्नमेंट ने उसको अकॉर्डिंग टू आईएमएफ बड़े एहसन तरीके से उसको अंजाम दिया। और इकॉनमी ये एडमिट किया आईएमएफ ने कि उसको कदरे स्टेबलाइज किया, जिसकी वजह से जो आखिरी किस्त थी $1.1 बिलियन की, वो पिछले हफ्ते आईएमएफ की बोर्ड ने भी अप्रूव कर दी। पहले स्टाफ की रिकमेंडेशन आई, फिर बोर्ड ने अप्रूव कर दी, और अब चंद दिन पहले $1.1 बिलियन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को मौसूल हो चुके हैं, जिसकी वजह से रिजर्व्स हमारे जो हैं वो $8 बिलियन से इंक्रीज होकर जो स्टेट बैंक के रिजर्व्स है वो $9.1 बिलियन पे आ गए हैं। तो ये तो किस्सा था पिछले आईएमएफ एग्रीमेंट का। तो अब जो नेक्स्ट स्टेज है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान रियलाइज करती है कि इस स्टेबिलिटी को कंटिन्यू, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को कंटिन्यू करने के लिए एक और आईएमएफ प्रोग्राम के अंदर जाना पड़ेगा, जिसके दो पार्ट्स हैं। एक तो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी है जो कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक अफेयर जो हैं उसके ऊपर फोकस करेगी, और दूसरा जो है वो क्लाइमेट रिजिलियंस फंड, यानी कि मौसमियाती तब्दीली जी। जो है जिसका पाकिस्तान पाकिस्तान उन टॉप 10 ममालिक में है दुनिया के जो कि क्लाइमेट चेंज की वजह से सबसे ज्यादा मुतासर हुए हैं, और जिसमें पाकिस्तान का कोई कसूर नहीं है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह जो है वो बड़े इंडस्ट्रियल नेशंस हैं, अमेरिका है, यूरोप है, चाइना वगैरह। लेकिन इफेक्ट होने वालों में पाकिस्तान टॉप 10 के अंदर आते हैं। तो उस वजह से पाकिस्तान चाह रहा है कि उस क्लाइमेट सपोर्ट फंड जो है, क्लाइमेट रिजिलियंस फंड, उसके अंदर भी कुछ पैसे जो हैं वो आईएमएफ से लिए जाएं।
अब अभी ये नंबर्स आए नहीं हैं कि इसका क्या तखमीना होगा, लेकिन अगेन ये एस्टिमेशन ये है कि जो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी है उसके अंदर तकरीबन $6 बिलियन ये सीख करेंगे, और जो कि तकरीबन 3 साल के लिए दे विल सीक दिस। बट एज अ सेड, मैं क्वालिफाई कर दूं अपनी स्टेटमेंट, इसके अंदर अभी कोई हतमी डिसीजन नहीं हुआ, ये अभी निगोशिएशंस पर डिपेंड करेगा। और जो क्लाइमेट रेजिलियंस फंड है उसके अंदर भी वो कोशिश करेंगे जितना ज्यादा आ सके। आई थिंक दे विल आस्क फॉर अगेन $5 to $6 बिलियन, एंड होप कि $2 से $3 बिलियन के अंदर भी मिल जाए। तो ये तो बैकग्राउंड होगी कि आईएमएफ के साथ क्या हो रहा है। अभी निगोशिएशन शुरू होंगी, अगले 2 हफ्ते जो हैं इसके अंदर लगेंगे, एंड फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे कि इवेंचुअली क्या आउटकम हुए। अब आ जाए कि जी, कि आपने वो पेंशन वगैरह की बात की, तो इंडिकेशंस ये हैं कि ये बड़ा सख्त प्रोग्राम होगा आईएमएफ के साथ, और आईएमएफ की कंडीशनैलिटीज होंगी, और उसमें सबसे टॉप के ऊपर एज यूजुअल जो हम इसके ऊपर बहुत बात कर चुके हैं वो पाकिस्तान का रेवेन्यू है। और पाकिस्तान का रेवेन्यू जो है वो कंसिस्टेंटली जो इदारा जिसने इकट्ठा करना है वो टर्मोइल के अंदर है। दे हैव नो क्लू, वो कंप्लीटली डायरेक्शनलेस है। हमने इस पर बहुत बात की है, लिखा भी है, और अभी तक क्लूलेस है। गवर्नमेंट भी कंप्लीटली क्लूलेस है, गवर्नमेंट को भी कुछ पता नहीं है। आई थिंक वो अभी वार्निंग्स दे रहे हैं इदारे को कि जी आप सीधे हो जाएं वरना हमें हतमी इकदाम उठाना पड़ेगा। अरे भाई, हतमी इकदाम उठा लें अब बाकी रह क्या गया है। और मसला ये है कि वो हतमी कदम जो उठाएंगे वो भी पता नहीं क्या उठाएंगे। ये मुझे तो इससे डर लग रहा है कि हाँ फाइनली जी। हतमी कदम उठाया जाए, और वो भी तो उसमें अब आईएमएफ ये कहते हैं कि जी आपकी जो है रेवेन्यू कलेक्शन हो नहीं रही है, तो आप फिर इरिस्पेक्टिव ऑफ आप कहाँ से पैसे इकट्ठे करें, आप अपने रेवेन्यू को इंक्रीज करें। तो अब वो फोकस जो है सबसे पहले उनके ऊपर जा रहा है जो सबसे आसान है आईएमएफ को काबू करना जिनको, और वो सैलरीड इंडिविजुअल्स हैं, और अब वो पेंशनर्स को भी बीच में ले रहे हैं, जी, तो जो कि बड़ी ज्यादती है। वही वही बात है ना, बेचारे उनके साथ जुल्म है। इन कंक्लूजन मैं ये कह दूं कि देखें, पेंशनर्स की जहां तक ये तो बात समझ में आती है कि जी आप सेकंड थर्ड जनरेशन तक जो है वो पेंशन चल रही होती है, ये तो अंडरस्टैंडेबल है, ये नहीं होना चाहिए। तो उसमें आप वो आपका जो पेंशन का सिस्टम है और जो लोग पेंशन ले रहे हैं उसको रिफॉर्म करें। लेकिन पेंशनर्स के ऊपर आप टैक्स लगाना जो है जस्ट बिकॉज आप दूसरे जो सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी उनको प्रॉपरली टैक्स नहीं कर रहे, ये तो बहुत ज्यादती है भाई। अगर आपने रेवेन्यू इंक्रीज करना, आप सही कदम उठाएं। यानी कि आप देखें ना, एग्रीकल्चर के ऊपर जाएं, आप रियल बिल्कुल, एस्टेट के ऊपर जाएं, आप मतलब आपके इतने सर्विसेज के ऊपर आप जाएं, जहां पे टैक्स लगाना है उधर लगाएं। और यही बात है ना, यही बात है। तो इससे मुझे याद आया कि अब नया वो कर रहे हैं कि जी सिम्स को भी ब्लॉक कर रहे हैं। ये उनकी स्टेटमेंट आई है कि जो नॉन फाइलर्स हैं उनके 6 सिम्स को बैचेस में वो करें। तो ये बताइए कितना इफेक्टिव होगा ये मेजर, हारून साहब? अगेन मुझे लगता है कि इनको ना ये बैठ के आपस में गुफ्तगू करते हैं, लोगों से इनको आइडियाज मिलते हैं, और फिर वो सोचे समझे बगैर उन आइडियाज को एक इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। देखें, ये सिम्स जो हैं, अच्छा जी आप सिम्स ब्लॉक कर देंगे तो क्या होगा? तो किसी की अगर सिम, पहली बात तो ये है कि ये डेटा कितना क्रेडिबल है इनके पास। ठीक है जी, कह रहे हैं जी 5 लाख बंदे हैं जी, उन्होंने वो नॉन उन्होंने फाइलर्स हैं, उन्होंने टैक्सेस फाइल नहीं किए पिछले साल के, तो जी हम जी उनकी सिम्स ब्लॉक कर देंगे। अच्छा, बिल फर्स्ट तो पहले तो डेटा कितना क्रेडिबल है कि जी क्या ये वही लोग हैं जिनकी सिम्स हैं जिन्होंने टैक्स नहीं फाइल किया, नंबर वन। नंबर टू, क्या ये सिम्स अभी तक इन अपना सर्विस हैं? ठीक है जी। अच्छा, बिल फर्ज कि वही बंदा है और उसकी सिम भी चल रही है, तो आपने ब्लॉक कर दिया है, वो जाके कोई और सिम ले लेगा, या अपने बच्चे के नाम पे निकाल लेगा या किसी दोस्त के नाम पे ले। मतलब इट्स कंप्लीटली सेंसलेस, इससे कुछ नहीं होने वाली है, सिर्फ और सिर्फ ट्रक की बात। सिर्फ और सिर्फ ये है कि और महीना जो है वो आराम से गुजर जाएगा ये बताने में जी हम ये कर रहे हैं, जी ये हो जाएगा वो हो जाएगा। फिर वो देखें, वो 2700 अरब का एक शोशा छोड़ा हुआ है कि जी वो अदालतों के अंदर 2700 बिलियन के टैक्सेस हैं, वो सारे कंप्लीटली इनवैलिड है। उसे ओ, 100 बिलियन भी अगर निकल आए ना, तो वो भी यानी कि शुक्र इनको करना चाहिए उसके ऊपर।
मतलब है मेरे नजदीक एक कंप्लीटली डायरेक्शनलेस जो है ये उसके ऊपर काम चल है रहे सारा। हैं, पैथ के ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये यानी कि अहम डायरेक्शन का मसला जिसे आप कह रहे हैं ना, वो है। तो यही बात है कि हमें दिखाई नहीं दे रहा कि इस तरह के जो आपने कहा ना कि मेजर्स इस तरह के हो कि जहां से आप वाकई ही में रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। स्पेशली रियल एस्टेट और एग्रीकल्चर, दो बड़े सेक्टर्स हैं जहां पर एग्रीकल्चर में तो वो है ही ना होने के बराबर है, और रियल सर्विसेज और सर्विस। देखें ना, ये आपके सारे प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, लॉयर्स हैं, कोई भी टैक्स नहीं देता। यस ये यस। पढ़ा लिखा तबका आपकी सोसाइटी का है, तो अगर आपकी रिट ऑफ लॉ नहीं होगी तो फिर जब पढ़े लिखे ये कर रहे हैं तो फिर जो कम पढ़े लिखे हैं उनसे क्या शिकायत करनी। नहीं जी, लॉयर्स, डॉक्टर्स, हारून साहब, सैलून सारे खुले हुए हैं। मतलब कोई सब टैक्स नेट में नहीं है। यही तो इस वक्त जुल्म है पाकिस्तान में, और इसी वजह से हम बार बार कर्जे मांगते हैं। बहरहाल, ये तो आपको पता है। आप खैर, आपका तो एफबीआर तो आपका फेवरेट मौजू भी है तो इसलिए। लेकिन क्या करें, वो हर हर दूसरे दिन यही बड़ी न्यूज होती है कि भाई किस तरह से हमने इस बैंकरप्सी का सामना करना है। बहरहाल, तो जी बढ़ते हैं आगे। ये थोड़ा सा जिक्र इसका भी हो जाए, प्राइवेटाइजेशन की बात मैं चाह रहा था कि थोड़ा सा हो जाए। आ, ये इसहाक डार साहब, अब आपको पता है, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। प्राइवेटाइजेशन की कमेटी जो है वो उसको हेड कर रहे हैं। अगरचे के फाइनेंस मिनिस्टर नहीं है, लेकिन आके बैकडोर से उन्होंने अपना संभाल लिए गद्दी। तो अब वो उन्होंने जायजा लिया। उन्होंने कहा कि 24 के करीब जो है वो तो तैयार हैं, और उनका वो जायजा लिया जा रहा है। अब ये प्रोसेस देखिए, ये सारी चीजें जो है, मैं इसमें ज्यादा हम तफसील में नहीं जाएंगे, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में करेंगे। मैं क्विकली आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये जो प्रोसेस, निगरान गवर्नमेंट ने भी ऐलान किया जी प्राइवेटाइजेशन हो जाएगी, पीआईए हो जाएगा, ये होगा। अभी पीआईए वाली भी डील जो है वो अभी पड़ी हुई है, वो उसके ऊपर आई एम श्योर नेगोशिएशन हो रही होंगी बैकडोर। लेकिन ये प्रोसेस तो काफी टाइम नहीं लगाएगा, साल 2 साल कम से कम इसमें लगेंगे। और क्या इससे जो है वो जो अभी क्राइसिस है वो हल हो सकता है आपके ख्याल से? ऐसा मुझे समटाइम्स आई थिंक कि हमें इससे जो सारा कुछ हो रहा है ना, इसका नाम एक बार बार एक जहन में मेरे आता है, ट्रक की बत्ती। और वो यानी कि जो इदारे हैं उन्होंने हुकूमत को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। हाँ। हुकूमत ने इस्टेब्लिशमेंट को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। इस्टेब्लिशमेंट ने कौम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। कौम ने दुनिया को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है तो मतलब आप देखें कि ये, अब आपको मैं वो जो 24 इदारों की आप बात कर रहे हैं, अच्छा उनमें से चंद क्या है? नंबर 1 पीआईए, अच्छा दूसरा फर्स्ट वेमन बैंक, हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ज़राई तरक्याती बैंक, यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन, इको, जेनकोज 1 2 3 4, और डिस्कोज यानी कि लेस्को, पेस्को, आईएसको, मैपको, जेपको, हेस्को। यानी कि ये सारी वो चीजें हैं। हम मेरे ख्याल से जब से प्रोग्राम शुरू किया ना, हम इनके बारे में बात कर रहे हैं। जी और बिल्कुल। सिर्फ जो है ना चेंज, वो ये हो रही है कि गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, उसके बाद दोबारा वो साइकिल शुरू हो जाती है। तीसरी आपको याद गवर्नमेंट। है कि इतनी डिटेल में हमने बात की थी केयरटेकर गवर्नमेंट में, वो फवाद साहब थे इसके, और उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया था। लेकिन वो देखिए, वी आर बैक टू स्क्वायर वन। वो जो उन्होंने सारी चीजें की थी उसका नामो निशान ही नहीं है। वो ये बिल्कुल। कह के गए थे कि जी मैं अगर पीआई की निजकारी अपने टेन्योर में ना करा सका तो ये 2 3 महीने लगेंगे हमारी गवर्नमेंट के बाद, और पीआई जो है उसकी निजकारी हो जाएगी। तो मतलब किसी किस्म की कोई डायरेक्शन नहीं है। वही जो पुराने जो है ना इश्यूज, वो फाइलें, उनको उसके ऊपर से वो धूल झाड़ के तो उसी को कौम के सामने पेश कर दिया जाता है। इसी तरह आप देखें कि सो ब्यूरोक्रेसी ये गवर्नमेंट को बता रही है। एफबीआर जो है रोज एक नया, जी वो 2700 अरब उधर से आ जाएगा जी, अच्छा जी अब हम वो सिम्स ब्लॉक कर देंगे जी। ऐसी चीजें जिनका कोई मतलब, एज एक्सपर्ट्स हमें पता है इसका कुछ भी नहीं निकलना है, देर जस्ट बाइंग टाइम। अच्छा, उसके बाद ये वो एस आई एफ सी है। वो एस आई एफ सी मैंने पहले भी बताया था कि भाई वो उसकी कार्बन कॉपी ऑफ इन्वेस्ट इंडिया।
वहां पे भी एक जी। इदारा बना था जो 2017 में, जिसकी इन्होंने कॉपी की। वो इन्वेस्ट इंडिया सारा प्राइवेट सेक्टर ड्रिवन है। उसने 8 साल में इंडिया को एक ग्लोबल पावर बना दिया। और हमारा एसआईएफसी 100% ब्यूरोक्रेसी ड्रिवन है। आप उससे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? मुझे बताएं कौन आएगा इधर इन्वेस्ट करने में? तो डोमेस्टिक इन्वेस्टर जो वो भाग रहा है, भाई आप क्यों नहीं समझते इस सीक्वेंस को? इसमें क्या रॉकेट साइंस, राइट? हाँ। तो वो भी जी सारी कॉम को ये हो रहा है जी, वो सऊदी आ रहे हैं, फलाना आ रहे हैं। अच्छा जी, सऊदी आ जाएंगे, वो आके ब्रेको डेक में उसके शेयर्स खरीद लेंगे, तो फिर क्या होगा? उससे हाँ। क्या मिला, लोगों को क्या फायदा होगा, राइट? बिल्कुल। सो बिल्कुल। मतलब अच्छा वो आके, अच्छा जी वो एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करेंगे, वो टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करेंगे, वो माइनिंग में इन्वेस्ट करेंगे, वो पेट्रोकेमिकल्स में इन्वेस्ट करेंगे। तो फिर कब से हम ये सुन रहे हैं? तो खुदा के वास्ते देखें, एक हाँ। डिस्पॉन्डेंसी है मुल्क के अंदर, कंप्लीट डिस्पॉन्डेंसी। एंड द रीजन इज पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, बिल्कुल। राइट? बिल्कुल। आपको पता है हम इंडिपेंडेंट व्यूज देते हैं, हम किसी की साइड नहीं लेते। आपका बैकग्राउंड, मेरा बैकग्राउंड, मतलब हम तो किसी की साइड नहीं लेते भाई, हम तो मुल्क की साइड लेते हैं। लेकिन इस तरह किस तरह चल सकता है काम? दिस बिल्कुल। नीड्स टू बी रिजॉल्व। ये पॉलिटिकल डेडलॉक रिजॉल्व होगा, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी तो को काम आगे चलेगा। उसके बगैर ये सारा जो है ट्रक की बत्ती है। ये कौम को जो है ना, हम बस ये बता रहे हैं कि जी डे टू डे, हाँ जी आज ये हो रहा है, कल ये हो रहा है, कल ये हो जाएगा, फलाना ये हो जाएगा। इस तरह काम नहीं होगा। बहुत ये ट्रक की बत्ती की आपने बात की, और उसमें मैं समझता हूँ कि हर गवर्नमेंट के साथ यही बसता होता है। ब्यूरोक्रेसी जो है, वो वही ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, वो आगे पीछे वही बातें, वही सॉल्यूशंस लेके आते हैं। और ये जो है ना, हमारे यहाँ मैं समझता हूँ पॉवर्टी ऑफ इमेजिनेशन और पॉवर्टी ऑफ इंटेलेक्ट भी एक बहुत बड़ा क्या कहना चाहिए, क्राइसिस है। मतलब अल्टीमेटली तो ये है कि आइडियाज आपके पास अगर नहीं है उस सिस्टम के अंदर, तो फिर आप क्या चेंज लाएंगे। बहरहाल जी, बढ़ते हैं आगे, क्योंकि काफी सारे कमेंट्स भी हैं हमारे व्यूअर्स के, उनके सवालात, तो मैंने कहा कि आपसे वो भी आज किए जाएं। एक तो ये हमारे रेगुलर एक व्यूअर हैं, इनका नाम है जुबैर जहीर साहब। तो इन्होंने ये मेरे ख्याल से एक हफ्ता पहले शायद कमेंट किया था। उन्होंने कहा था कि एक तो वो ये देखते हैं बड़ी जैसे कहना चाहिए तवातुर के साथ। तो शुक्रिया जुबैर साहब। वो ये कह रहे हैं कि ये इस्लामिक बैंकिंग का क्या फ्यूचर है। ये खुद भी गालिबन अस्करी बैंक में काम करते हैं, और इसलिए इनका इंटरेस्ट भी है इकोनॉमी के ऊपर जो है वो बात सुनने के लिए। तो ये जानना चाह रहे हैं कि क्या फ्यूचर है इस्लामिक बैंकिंग का। रजा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। मेरी इसके ऊपर, मैंने इसके ऊपर बहुत रिसर्च की हुई है, आज की नहीं, 15 साल पहले से मैं इस पर रिसर्च कर रहा हूँ। इट्स अ वेरी वेरी सेंसिटिव टॉपिक, इसलिए यू नो इस ये आप समझें कि एक फॉल्ट लाइंस, वन ऑफ द फ्यू फॉल्ट लाइंस जो कि पाकिस्तान के अंदर है, उनमें से एक ये भी है। तो इसके ऊपर बात करने से पहले वन हैज टू बी वेरी केयरफुल। तो मैं उन चीजों के ऊपर नहीं जाता जिनके ऊपर ओपिनियंस जो हैं वो बटे हुए हैं इस्लामिक बैंकिंग के ऊपर। अलबत्ता मैं आपसे वो चीजें शेयर कर लेता हूँ जिसके ऊपर मुत्तफिक हैं लोग। तो सबसे पहले तो ये कि जो हमारा करंट इस्लामिक बैंकिंग का सिस्टम है, अच्छा ये भी मैं आपको बता दूं कि इसमें मैंने रिसर्च मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर उन्होंने किया है, वो हाँ। काफी लंबा चौड़ा ऑर्डर, उस पर किताब भी है वो 200-300 पेजों की। अ, उसको भी बड़ी डिटेल में पढ़ा है। हमारे जो गांधी साहब हैं, जावेद गांधी साहब, उनका बड़ा मैंने डिटेल में इसके ऊपर पॉइंट ऑफ व्यू सुना है। और मसलन मोहम्मद सलीम साहब, एक पुराने हमारे बड़े सीनियर बैंकर न्यूयॉर्क के अंदर, उन्होंने एक किताब लिखी है, द $300 बिलियन डिसेप्शन। हुआ सो वो काफी मैंने इसके ऊपर रिसर्च की हुई। तो एक तो बात यह है कि जो करंट इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम है, ये बेसिकली रिफ्लेक्ट नहीं करता जो कि कुरान पाक और हमारा जो एसेंस ऑफ इस्लामिक बैंकिंग कुरान पाक से निकलता है। वजह उसकी ये है कि अभी मैं आपको रूट कॉज, बेसिक एसेंस जो है इस्लामिक बैंकिंग की, वो ये है कि जी आप रिस्क, और आपने अगर रिवॉर्ड्स को शेयर करना है तो आपको रिस्क शेयर करना पड़ेगा। बेसिकली रिस्क को शेयर ये नहीं हो सकता कि मैं एक बैंक हूं और मैं कहूं जी कि मैं आपको 1 लाख रुपया दे रहा हूं और आपने मुझे
इसके ऊपर 10,000 रुपया रिटर्न देनी है, आगे आप प्रॉफिट बनाए ना बनाए मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, मुझे तो गारंटी मिलनी चाहिए कि मुझे वापस। ये एसेंस ये है कि आप रिस्क शेयर नहीं कर रहे। उसके बाद जाके आप कहते हैं कि जी बाकी ये है कि वो 1 लाख जो मैंने दिया उसके ऊपर फर्दर सिक्योरिटी मुझे दें, मुझे अपना घर जो है उसको गिरवी रखवाएं। तो मतलब बैंक जो है अपने वो तहे उसने मतलब लेवल्स बना लिए सिक्योरिटी के। ये द एसेंस ऑफ जो इस्लामिक बैंकिंग है वो ये है कि भाई आप ये नहीं कर सकते हैं, आप कारोबार करें, आप पैसे को इस तरह नहीं लेंड कर सकते कि जी आपको एक गारंटीड रिटर्न आए इरिस्पेक्टिव ऑफ कि वो जो अगला जो बंदा है उसको फर्दर रिटर्न आ रही है कि नहीं आ रही। सो एक तो ये बात। इसके ऊपर मेरे ख्याल से जनरली सब लोग, ये बड़ा लंबा और कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है, मैं आपको एसेंस बता रहा हूँ अगेन और बड़ा सेंसिटिव सब्जेक्ट। दूसरी जो मैं आपको बात बताना चाहता हूँ वो ये है कि द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ, मेरी जितनी भी रिसर्च है, द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ इस्लामिक फाइनेंस, आप यकीन करें वो इस वक्त दुनिया के सिर्फ एक मुल्क में हो रहा है और वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आप हैरान होंगे। ओह रियली? अच्छा, ये बताइए जी, कैसे। और वो ऐसे है कि सिलिकॉन वैली, हाँ वहां हाँ। पे एक फॉर्म ऑफ फाइनेंसिंग है जिसको कहा जाता है वेंचर कैपिटल। वेंचर कैपिटल, जी बिल्कुल तो बिल्कुल। वेंचर कैपिटल जो है वो क्लोजेस्ट है कि यानी कि वहां पे लोग बैठे हुए हैं, जिनके पास पैसा है और वो आइडियाज ढूंढ रहे होते हैं। वो यंग जो यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स उनसे हर वक्त मिल रहे होते हैं कि भाई कौन सा आइडिया जो कि फ्यूचर में चल सकता है, फिर वो उसके ऊपर पैसा वो लगाते हैं, आइडिया उनका होता है जो यंगस्टर होता है। और मसलन वो अगर 20 आइडियाज के अंदर इन्वेस्ट करते हैं उसमें से 19 फेल हो जाते हैं, एक जो है अगर वो चल जाता है तो वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स में। सो मैं आपको चंद कंपनीज के नाम गोशगुजार करता हूं जो कि वेंचर कैपिटल वेंचर फाइनेंस से बनी। एप्पल, जी। एप्पल उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट, सन हाँ माइक्रो सिस्टम्स, ह्यूलेट पैकर्ड, यानी कि इतनी लंबी लिस्ट है। यूनाइटेड स्टेट्स की आपको इस वक्त जितनी गूगल, ये जितनी भी बड़ी कंपनीज आपको नजर आ रही हैं इसमें से 9 आउट ऑफ 10 जो है वो वेंचर फाइनेंस कंपनीज हैं। सो आर वी सरप्राइज्ड कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज वो किस तरह इतनी सक्सेसफुल है, इसलिए कि ये है एसेंस ऑफ इस्लामिक फाइनेंस। और फाइनली जस्ट टू राउंड अप द आर्गुमेंट, मैं फर्दर इसके ऊपर ज्यादा बात नहीं करना चाहता क्योंकि मैंने ये रियलाइज किया कि ये तो बहुत ही फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट है और हमारे दीन में हमारी किताब ने इसके ऊपर इतना यू नो एक आइडिया दिया है कि इसको कैसे डेवलप किया जाता है। तो मैं आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन डेवलपिंग अ मॉडर्न फाइनेंशियल सिस्टम जो कि हमारे कुरान पाक की जो है एसेंस के मुताबिक। सो मैं उस पर अब काम कर रहा हूँ, आपको भी पता है मैं बहुत से लोगों के साथ इसके ऊपर काम कर रहा हूँ। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स हम एक उसका एक स्ट्रक्चर लेकर आएंगे एंड लेट्स सी, अल्लाह ताला उसमें बरकत डाले। बिल्कुल, ये तो अच्छा ये तो बड़ी आपने इंटरेस्टिंग बात की वेंचर कैपिटल का जो आपने जिक्र किया। दैट्स अ डिफरेंट वे ऑफ लुकिंग एट दिस होल थिंग। बहरहाल आई होप जुबैर साहब जो हैं, आपके इस तफसीली जवाब से जुबैर साहब आपको को आंसर मिल गया होगा। अच्छा, एक और बड़ा इंटरेस्टिंग है जो सवाल वो, बल्कि कमेंट भी है सवाल भी है, वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में। यूजर WX9 जो है, उन्होंने कहा कि जी एनर्जी प्राइसेस की वजह से और शॉर्टेज ऑफ गैस जो है तो वो टेक्सटाइल्स नीचे गई हैं। और इसके अलावा उन्होंने और भी बहुत जिक्र किया कि किस तरह से एनर्जी के ये जो एस्पेक्ट्स हैं टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग में उसको एड्रेस किया जाए। तो इसके ऊपर भी कुछ कमेंट कर दीजिए ताकि ये भी हमारे रेगुलर वो हैं व्यूअर। जी, इसके ऊपर रजा हमने 2-3 प्रोग्राम्स पहले बड़ी डिटेल में बात की थी। बात यह है कि टेक्सटाइल में बेसिकली ये नहीं कह रहे हैं कि जी हमें आप सब्सिडी दें। वो कह रहे हैं कि जी 9 सेंट जो है उसके ऊपर हमारे कंपेटिटर्स उनको एनर्जी मिल रही है, हमें आप 14, 15, 16 सेंट के ऊपर दे रहे हैं, तो हम कैसे compete करें। जो इसको क्रिटिसाइज करने वाले हैं इस इंडस्ट्री को, जो कहते हैं कि जी टेक्सटाइल इंडस्ट्री अगर नहीं अपने पाँव पे खड़ी हो सकती, compete कर सकती, तो उसको होना ही नहीं चाहिए, विदाउट रियलाइजिंग कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो बेसिकली फॉर्डर है पाकिस्तानी एक्सपोर्ट्स का। बहरहाल
तो वो टेक्सटाइल वाले कहते हैं कि भाई हम सब्सिडी नहीं मांग रहे हैं और हम compete करने की रखते हैं एबिलिटी, लेकिन मसला ये है कि आप हमें वो रेट देना जो कि एप्लीकेबल है। आप ये तो ना करें ना कि आप हमें कहें कि हम वो रेट भी दें जो कि एप्लीकेबल है, जिसपे आप बिजली बना रहे हैं प्लस योर प्रॉफिट, और फिर साथ हम हमसे वो भी चार्ज करें कि जी दूसरों को भी सब्सिडाइज हम करें, और उसके बाद आप जो बिजली चोरी हो रही है वो भी हमसे लें, और उसके बाद जो आपकी नॉन रिकवरीज हैं उसके वो भी हमसे लें। वो कहते हैं कि भाई ये तो ज्यादती है ना। तो इसलिए वो 9 सेंट को जब आप 15 सेंट बना देते हैं, तो वो जो 6 सेंट का फर्क है वो कह रहे हैं भाई ये तो हमारे खाते ना डालें। आपकी बिजली की प्राइस जो है वो तो 9 सेंट बनती है, बाकी तो आपने इधर उधर से जो लोग पे नहीं करते, जो चोरी करते हैं वगैरह, उनका हमारे ऊपर डाल रहे हैं। दिस इज देयर बेसिकली पॉइंट ऑफ व्यू। प्लस और भी फिर कॉम्प्लिकेटेड जवाब हो जाएगा कि वो कहते हैं कि ये जो ज्यादा महंगे प्लांट्स हैं उनको वो पहले चलाते हैं, जो जिनको जो सस्ती बिजली पैदा करते हैं उनकी बारी बाद में आती है। इस तरह के और भी इश्यूज हैं। बहरहाल बेसिक इशू ये है। बेसिक इशू बिल्कुल आपने उसका आइडेंटिफाई कर दिया है। अच्छा, यूं तो बहुत सारे सवाल आते हैं, मैं एक और जो लेना चाहता हूं उसमें से कमेंट जो आया था वो इनकी तरफ से है। ये मिस्टर रफ किंग ये भी रेगुलर हैं, वो प्लानिंग मिनिस्ट्री के बारे में उन्होंने बात कही है कि भाई प्लानिंग मिनिस्टर जो है उसकी इंपॉर्टेंस बाकी मिनिस्टरों से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। उस पर कुछ उन्होंने एग्जांपल्स भी दिए हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की, जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके बारे में। वो भी उन्होंने पूछा। दूसरा उन्होंने कहा कि डू यू थिंक हैविंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट as professionals with acclaimed accounting qualifications and experience in areas like commercial planning, revenue growth management, and cost control would be better fit for the job? मेरे ख्याल से I'm interested in the second one more, लेकिन बहरहाल आप दोनों को address करें। नहीं, जाहिर है अगेन हमने काफी दफा कहा इसके ऊपर एक प्रोग्राम करेंगे, ये इकोनॉमिस्ट भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, तो वो उसके ऊपर डिटेल में बात कर लेंगे। लेकिन ऑफ कोर्स देयर आर लॉट ऑफ जिस कहते हैं एक्सपर्टीज द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैव, जिसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल प्लानिंग वगैरह और ये इससे रिलेटेड चीजें, फाइनेंस और मैनेजमेंट के लिए ये प्रोफेशन जो है ये ऑफ कोर्स इट इज इट टॉप्स द लिस्ट। मैं आपको चलते चलते ये बता दूं कि जो फुटसी है, यानी कि ये जो लंदन स्टॉक एक्सचेंज की जो टॉप 100 कंपनीज हैं, उनके तकरीबन 9 आउट ऑफ 10 CFOs चार्टर्ड अकाउंट होते हैं और 7 आउट ऑफ 10 CEOs चार्टर्ड अकाउंट होते हैं। और यही जो है रेशो कमोबेश ऊपर नीचे शायद हो, वही यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर डाउ जोन्स, ये न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की कंपनीज के ऊपर है। तो इस बार डिटेल कभी प्रोग्राम करेंगे तो उस पर। प्लानिंग मिनिस्ट्री, जी। प्लानिंग मिनिस्ट्री जी मेरा व्यू बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। प्लानिंग मिनिस्ट्री होनी नहीं चाहिए। ये उन मिनिस्ट्रीज में है, हमारी उन टारगेट लिस्ट के ऊपर है कि अगर कभी हमें मौका मिला तो सबसे पहले जिन मिनिस्ट्रीज को खत्म करना है ना, ये वो उनमें से एक ये है। आजकल की दुनिया में प्लानिंग मिनिस्ट्री जो है उसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं, और इसकी आप आउटपुट देख लें, इसकी परफॉर्मेंस देख लें, तो मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। ये पता नहीं क्यों बनी हुई है। इट्स अनदर लेयर ऑफ ब्यूरोक्रेसी। जो आपकी बात है फिर प्लानिंग कैसे होगी? भाई सबसे पहले तो अगर आपने प्लानिंग करनी है, आप इस्लामाबाद में बैठ के आप खुशदार, गिलगित, सिब्बी, मुजफ्फरगढ़ आप कैसे प्लान कर सकते हैं ना? आपको कैसे पता है कि क्या चाहिए उधर? सबसे पहले आपको लोकल गवर्नमेंट चाहिए, फंक्शनिंग लोकल गवर्नमेंट का निजाम चाहिए, और फिर वहां से प्लानिंग शुरू होगी। असल प्लानिंग लोकल लेवल के ऊपर होगी। कोर्स। बिल्कुल। तो अब अमेरिका जैसे मुल्क के अंदर कोई प्लानिंग मिनिस्ट्री नहीं है। इन्होंने इकोनॉमिक डेवलपमेंट जोन्स बनाए, मतलब इनकी तो स्ट्रॉन्ग लोकल गवर्नमेंट्स हैं, काउंटीज हैं, उसके ऊपर स्टेट्स हैं बड़ी स्ट्रॉन्ग एंड ऑल दैट। फिर एक होता है कि वो फेडरल गवर्नमेंट आगे कहती है कि भी ये एक डेवलपिंग इकोनॉमिक जोन है, इधर हम और क्या कर सकते हैं, राइट? जो कि सही। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का काम है, इकोनॉमिक। सो उसके लिए बहुत और मिनिस्ट्रीज हैं काम करने। सो अगर आपने सही प्लान करना है तो लोकल गवर्नमेंट को, मीनिंगफुल लोकल गवर्नमेंट, उस पर फोकस करें। ये तो जी बिल्कुल, लोकल गवर्नमेंट पे तो हमारी पहले भी कितनी बार बात हुई है, और ये बार बार ये कहा जा रहा है। बहरहाल अगले वीक हमें लोकल गवर्नमेंट का कुछ करना चाहिए, क्योंकि पंजाब में उसके ऊपर कुछ थोड़ी बहुत हरकत हो रही है, कमेटी भी कायम की गई है, तो उसका भी जायजा लेते हैं। बहरहाल आज के लिए हमारा वक्त खत्म हो रहा है, लेकिन एक जाते जाते ये हमारे एक और साथी हैं व्यूअर, उनका ये सवाल भी ले लिया जाए। ये
मलिक साजिद है, वो उन्होंने कहा है कि जी केपी से जो अक्सर लोग हैं वो हुंडी के जरिए पैसा भेजते हैं, बैंकिंग से नहीं भेजते। और उन्होंने फिर ये भी कहा कि पाकिस्तान में टैक्स का पैसा जो है ये हमारी हुकूमत के खजाने में जाने की बजाय पुलिस, कस्टम्स, एक्साइज की जेबों में जाता है। और जबकि सऊदी अरेबिया और दुबई में कैमरास सिस्टम है, और वहां पे सब कुछ हुकूमत के खजाने में जाता है। वो कंपैरिजन कर रहे हैं। लेकिन जो हुंडी का मामला जो है वो मेरे ख्याल से एक है भी, जो हालिया रेमिटेंस के फिगर्स आए हैं वो तो बड़े उम्मीद अफजा है। 23 बिलियन थोड़ा इंक्रीज आया है। और ये कहा जाता है कि हुंडी के जरिए तकरीबन उसके कम से कम आधे जरूर आते हैं या उसके बराबर आते हैं। बहुत सी स्टडीज मुख्तलिफ आदाद शुमार रहती हैं। ये हुंडी के बारे में थोड़ी सी बात कर दें, और फिर ये बाकी टैक्स के निज़ाम के बारे में तो हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी। जी हारून साहब। नहीं, वो मलिक साजिद साहब ठीक कह रहे हैं। देखिए, इशू ये है कि हमारे बैंक्स जो हैं, मैंने लास्ट टाइम भी शायद एक दो प्रोग्राम्स वाले बात की थी, उनको हमने लगाया हुआ है कि जी ये वो सारे जो है ना, पाकिस्तान गवर्नमेंट वो स्टेट बैंक ऑप्शन करता है, ट्रेजरीज पाकिस्तान गवर्नमेंट का पेपर जो है उसके ऊपर उनको 20, 21, 22% मिल जाता है। अब थोड़ा कम मिल रहा है क्योंकि अब इन्फ्लेशन कम हुई है तो रेट्स नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो वो बैंक जो है वो ट्रिलियंस ऑफ रुपीस वहां से उठा लेते हैं और यानी कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को लेंड कर देते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बैंकों से कर्जा ले लेती है। तो उनको उनका प्रॉफिट वैसे बिलियंस के अंदर है हमारे बैंकों का। उनको किसी और तरफ फोकस करने की जरूरत ही नहीं है। आराम से वो अपने दफ्तरों में बैठे होते हैं, कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो गवर्नमेंट को लेंड कर देते हैं, पैसा वहां से आ जाता है। तो इस पॉइंट इज, अगर आपने हुंडी वगैरह को डिस्करेज करना है तो बैंकों को जो स्टेप अप करने की जरूरत है। उनको एक प्रॉपर चैनल से रेमिटेंसेस जो है वो अट्रैक्ट करने, उनको पैकेजेस देने की जरूरत है। उनको ऐसे इंसेंटिव्स देने की जरूरत है कि अब मलिक साहब और खान साहब और भट्ट साहब और चौधरी साहब जो दुबई, यूएई, सऊदी अरेबिया वगैरह, अमेरिका, बरतानिया, यूरोप में बैठे हैं, ऑस्ट्रेलिया में, तो उनको ये लगे कि भाई अगर बैंक के थ्रू भेजेंगे तो हमें फायदा होगा। मैं जी आपको ये बताऊं कि ये तंग भी करते हैं। अभी मैं आपको अभी का एक वाकया बता देता हूं कि तकरीबन एक महीना हो गया है, मैंने एक छोटी सी रकम किसी को भेजी हुई है यहाँ अमेरिका से पाकिस्तान में। बहुत मामूली रकम है। फैसल बैंक, मैं नाम भी ले लेता हूँ। वो कहते जी वो ये कागज लाओ, वो कागज लाओ, हमें तो आई नहीं है। यहां से वो जा चुकी है कब की? 15 अप्रैल की। आज मई का आप ये 11 है। तो तकरीबन तकरीबन एक महीना होने का है, वो बेचारा वहां पे बैठा हुआ है। इसी तरह मुझे याद है बैंक ऑफ पंजाब ने भी ये किया था 2-3 साल पहले। एक वेबसाइट के ऊपर थोड़ा सा काम किया था, $60 भेजे थे अपना। हारून साहब कोई बहुत ही कोई बड़ी रकम नहीं, वो उसको भी इन्होंने ऐसे चक्कर लगवाए। ये हमारे बैंकिंग सेक्टर में भी पब्लिक सेक्टर की वबा आई हुई है कि लोगों को दलील करो, बिठाओ, कल आओ, परसों आओ, दोबारा आओ, ये कागज लाओ, शनाख्ती कार्ड लाओ, दादा का, मामा का। तो मतलब ये बंद होना चाहिए ना। अगर हुंडी को उन्होंने कम करना गवर्नमेंट, तो दे हैव टू फैसिलिटेट पाकिस्तानीज अब्रॉड। बहरहाल हमारे, मुझे बताया जा रहा है हमारे शो का वक्त खत्म हो चुका है। अरुण साहब, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। इंशाल्लाह अगले हफ्ते नाज़रीन हम फिर आएंगे वापस और मजीद मौजूआत के ऊपर बात करेंगे। आपके कमेंट्स और क्वेश्चंस जो हैं उनको भी एड्रेस करेंगे, आप बिल्कुल दें। और वीडियो पसंद है तो उसको शेयर भी करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलें। जी अरुण साहब, खुदा हाफिज।